Hello friends. So in the last lecture we have seen energy level diagram for hydrogen atom जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम के लिए जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस है उन्हें स्टडी किया था। जहाँ पर हमने सबसे पहले बात की थी लाइमन सीरीज की, बाद में बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफन सीरीज की। इन सारे सीरीज के लिए कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, इनर ऑर्बिट एंड आउटर ऑर्बिट, इन्हें भी हमने देखा था और एनर्जी लेवल में जो एनर्जी का डिफरेंस है उन्हें भी समझा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल के साथ, जहां पर लिमिटेशंस को समझने के बाद हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है, डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन, उन्हें भी समझेंगे और डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन समझने के बाद आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल के साथ। अगर पहले लिमिटेशन की बात करें तो पहला लिमिटेशन है बोर्स का, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के केस में जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस दिख रही थी जिसमें हमने लाइमन, पास्चन, बाल्मर वगैरह वो सारी सीरीज को डिस्कस किया था, ये ठीक है हाइड्रोजन के लिए तो ठीक है, लेकिन जो भी एटम्स है विच आर हायर देन हाइड्रोजन, मतलब एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, उनके लिए फिर ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो पाती है विथ रिगार्डिंग बोर्स मॉडल। ठीक है। सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है, सेकंड एक्सप्लेनेशन हमसे कहता है द इंटेंसिटी ऑफ इमिशन लाइन सीम्स टू डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन। मतलब क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर ऑर्बिट में है एंड इट इज जंपिंग फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, एंड वी नो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू। नाउ वी नो अलग अलग ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो अलग अलग एनर्जी वाले फोटॉन्स इमिट होते हैं, and for those different energies the intensity of emission line seems to differ। अब intensity of emission line मतलब number of photons। तो अलग अलग इमिशन लाइन के लिए जो अलग अलग फोटॉन्स इमिट होने वाले हैं उसके बारे में जो जानकारी है वो बोर के मॉडल में हमें नहीं मिलती है, या फिर बोर ने उसको पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। लेट्स कम टू द थर्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एंड व्हाट इट सेज, on theoretical side also the model was not entirely satisfactory। मतलब अगर थ्योरी की भी बात करें तो भी ये मॉडल उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज as it arbitrarily assumed the orbit following a particular condition to be stable। इसका मतलब है जब रुदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम की बात हुई थी तब बोर ने कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं बट वो एनर्जी इसलिए इमिट नहीं करते बिकॉज दे आर रिवॉल्विंग इन अ स्टेबल ऑर्बिट। एंड हाउ द स्टेबल ऑर्बिट इज डिटरमाइंड, इट इज डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम। So if the angular momentum of electron is n times or the integral multiple of h upon 2 pi where h is Planck's constant, in that particular orbit only the electron will remain stable and they will not emit any kind of energy। Now ये जो assumption है कि L is equal to n times of h upon 2 pi, it has been taken arbitrarily by the Bohrs। this is what the criticism says। और इसके लिए जो theoretical explanation है या जो proof है, बेसिक जो प्रूफ होता है हर assumption के लिए, ये प्रूफ बोर के मॉडल में नहीं दिया है। इसका ये बेसिक क्रिटिसिज्म है। अब अगर एक्चुअली देखो ना तो बोर का ये जो थर्ड लिमिटेशन है वेयर एल इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई, इससे वैलिड माना जाता है अगर हम डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को कंसिडर करें। तो बोर के इस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करने का काम डी ब्रॉय ने किया है और हम जानते हैं डी ब्रॉय ने हमें क्या दिया था, ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, जिसमें डी ब्रॉय ने कहा था कि कोई भी जो मैटर होता है द मैटर एक्ट्स एज अ वेव। मैटर की जो प्रॉपर्टी है, मोमेंटम, एनर्जी, इनको हम वेव की प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड कर सकते हैं जैसे लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल। सो ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस को कंसिडर करके इस पर्टिकुलर लिमिटेशन को ओवरकम किया जा सकता है। लेट्स सी व्हाट डी ब्रॉय सेड। तो अगर डी ब्रॉय के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले डी ब्रॉय कहता है इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज एन एटम इनसाइड इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इनसाइड द एटम, लेट्स कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। सो क्या कह रहे हैं डी ब्रॉय? डी ब्रॉय हमसे कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन as a particle inside the atom, consider the electron as wave। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर करना है एंड दैट टू स्टैंडिंग वेव। उसमें भी कौन सी वेव? स्टैंडिंग वेव हमें कंसिडर करनी है, पहली बात। सेकंड डी ब्रॉय कहता है कि
ये जो लेंथ होती है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तो उस ऑर्बिट की लेंथ इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इन दैट ऑर्बिट। तो द लेंथ ऑफ ऑर्बिट और द ऑर्बिट लेंथ, और हम स्टेबल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द ऑर्बिट लेंथ इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। ठीक है, समझते हैं क्या कहना है। ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, इसे मैं मेरा फर्स्ट ऑर्बिट मान रहा हूँ। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है सेंटर में, एंड इट्स फर्स्ट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व्स, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ना होते हुए अगर एक वेव माने, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सो आई एम राइटिंग वेवलेंथ λ1, दैट वुड बी इक्वल टू 1 टाइम द मल्टीपल ऑफ लेंथ ऑफ ऑर्बिट विच इज नथिंग बट 2πr1। ठीक है, λ1 इज इक्वल टू 2πr1। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, ध्यान से समझिए इस बात को, हम इसे आगे एक्सप्लेन करने वाले अच्छे से। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, तो इन दैट केस द लैम्बडा और द इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होगा, अगर उसको वेव माने, सो वेवलेंथ इन सेकंड पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसका अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं, सो आई विल बी गेटिंग 2πr2। क्या मिलेगा मुझे? 2πr2। ठीक है, सो हर एक ऑर्बिट की जो लेंथ है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मानता हूं λ3, तो थर्ड ऑर्बिट की लेंथ क्या होगी? 2πr3 वुड बी 3 टाइम्स ऑफ λ3। ठीक है, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं λ1 ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए। सो लेट्स से फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, the wavelength of electron is considered to be 10 centimeter. In that case, the length of orbit, that is 2πr1, r1 क्या है? Radius of that first orbit, 2πr1 would also be 10 centimeter। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए अच्छे से। मान लीजिए मैं सेकंड ऑर्बिट ले रहा हूँ, दिस इज माई सेकंड ऑर्बिट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हियर n का वैल्यू कितना है भैया? n का वैल्यू है 2। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए λ2 की वैल्यू हुई 15 सेंटीमीटर, कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। इन दैट केस 2πr2, दैट इज वेवलेंथ, द लेंथ ऑफ सेकंड ऑर्बिट और द सेकंड स्टेबल ऑर्बिट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 15 सेंटीमीटर, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इफ λ2 इज 15 सेंटीमीटर, देन द ऑर्बिट का लेंथ वुड ऑल्सो बी 2 टाइम्स द 15 सेंटीमीटर। अगर मैं n3 की बात करूं, सो लेट्स से n3, और n3 मतलब थर्ड जो ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट के लिए अगर मान लीजिए λ3 है जस्ट फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर, तो थर्ड ऑर्बिट की जो लेंथ होगी 2πr3 वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 20 सेंटीमीटर, दैट इज 60 सेंटीमीटर। सो 2πr3 वुड बी 60 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी रैंडम ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं 2πrn, सो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो ऑर्बिट लेंथ होती है 2πrn इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, सो 2πrn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ λn। अब आप बोलोगे कि सर ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर पहले केस में 10 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो दूसरे के लिए वो 2 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर मतलब 20 होनी चाहिए, थर्ड के लिए 3 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर। नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए वेवलेंथ का जो रिलेशन है हम जानते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी, एंड व्हाट इज पी? पी इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग वेलोसिटी होती है, और बिकॉज वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट ऑर्बिट, एंड दस दिस रिलेशन 2πrn, दैट इज the length of nth number of orbit is integral multiple of n times of wavelength of electron in that particular orbit. And one thing that we must keep in mind, that electron which when revolve in the given orbit, that electron is basically a wave
अ स्टेशनरी काइंड ऑफ वेव। तो वेव कौन सी है? स्टेशनरी वेव है। और हम जानते हैं भैया स्टेशनरी वेव के केस में एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती है। सो अगर मान लीजिए मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करूँ, यहाँ पर ना मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए फोर्थ ऑर्बिट की बात चल रही है, तो कैसे दिखेगा फोर्थ ऑर्बिट? तो लेट्स कंसिडर दिस इज द फोर्थ ऑर्बिट और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट है उसकी लेंथ को मुझे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बताना पड़ेगा। सो देयर विल बी 4 टाइम्स द लैम्बडा इन फोर्थ ऑर्बिट। तो ये कैसे ड्रॉ होगा? दैट वुड बी ड्रॉन लाइक दिस। सो दिस इज फर्स्ट वेव, देन दिस इज सेकंड वेव, देन दिस इज थर्ड वेव एंड दिस इज फोर्थ वेव। और फोर्थ होने के बाद फिर से जहाँ से वेव स्टार्ट हुई है हमारी यहाँ पर, यहीं से फिर वेव फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। और ये जो वेव है ये कैसी वेव है? स्टैंडिंग वेव है। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ एंटीनोड अभी फिलहाल इनर ऑर्बिट में है, तो बाद में ये एंटीनोड आउटर ऑर्बिट में चले जाएगा, तब वेव का जो फॉर्म होगा ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। चलेगा। अगर मैं फिफ्थ ऑर्बिट की बात करूँ तो मान लीजिए ये है मेरा फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट में I can write the length of fifth orbit 2 pi r5 would be 5 times of लैम्बडा 5। तो कैसे आ जाएगा फिर यहाँ पर जो फिफ्थ ऑर्बिट में वेव आएगी वो इस तरीके से, इसके अंदर 5 वेव आएंगी। सो 1, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड 5। सो कुछ इस तरीके से दिखेगी। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। ठीक है। अगर मैं सिक्स्थ ऑर्बिट की बात करूं तो सिक्स्थ ऑर्बिट में 2 πr6 वुड बी 6 टाइम द लैम्बडा इन सिक्स्थ ऑर्बिट। तो वो कैसे हो जाएगा फिर? दिस इज द सिक्स्थ ऑर्बिट, सपोज दिस इज माई सिक्स्थ ऑर्बिट, देन द वेवलेंथ वुड बी लाइक दिस। सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस तरीके से फिर वो स्टैंडिंग वेव होगी। दो वेवलेंथ, दिस इज थर्ड वेवलेंथ, दिस इज फोर्थ वेवलेंथ, दिस इज फिफ्थ वेवलेंथ, सिक्स्थ वेवलेंथ। ठीक है। फिर से जहाँ से भी हमारे ये वेव स्टार्ट हुई है वहीं से फिर दूसरा जो राउंड है वहाँ पर हम आ सकते हैं। और अगर ये स्टैंडिंग वेव है तो जो एंटीनोड्स है वो अपने पोजीशंस जो है वो अल्टरनेटिवली, पहले जहाँ पर क्रेस्ट है वहाँ पे ट्रफ, और ट्रफ होगा वहाँ पे क्रेस्ट, इस तरीके से ये चलते रहेगा। सो दिस इज द बेसिक अजम्पशन होल्ड बाय योर डी ब्रॉय इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन बोर्स का पोस्टुलेट। अब ये कैसे एक्सप्लेन हुआ है बोर्स का पोस्टुलेट, समझते हैं। देखो, सो एज पर डी ब्रॉय, ठीक है, अब डी ब्रॉय के हिसाब से 2 π r n इज n टाइम्स द मल्टीपल ऑफ लैम्बडा n, n times the multiple of lambda n. Lambda n is wavelength of electron in that nth orbit. So I can simply write lambda n is equal to 2 pi r n upon n. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। और फिर ऑल्सो वी नो डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस से हमें पता होता है कि दैट लैम्बडा इज गिवन बाय h अपॉन p। ठीक है, अगर आपको ये डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस नहीं पता है तो लास्ट जो चैप्टर था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें हमने इसकी बात की है और इस रिलेशन को भी डिराइव किया है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। एनीवे, सो अगर मैं कहूँ nth नंबर के ऑर्बिट में लैम्बडा की बात हो रही है तो nth नंबर के ऑर्बिट में हमें मोमेंटम भी देखना पड़ेगा। सो लैम्बडा इन इज इक्वल टू h अपॉन पी एन, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। और इस दोनों इक्वेशन की खासियत यह है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें लैम्बडा की बात करनी पड़ती है, तो राइट हैंड साइड के भी जो वैल्यूज है वो भी सेम रहने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h अपॉन पी एन दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई आर एन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, 2 पाई आर एन डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं भैया पी एन इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई आर एन। तो ये है इक्वेशन नंबर 3। ये कैसे आया है, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लिया है। और P क्या है, P इज योर लीनियर मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो हमें एक और चीज पता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, द एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करूँ, सो इट इज इक्वल टू P इंटू
रेडियस, मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू nth नंबर के ऑर्बिट का रेडियस। सो ये हो जाएगा एल एन, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट वुड बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एन? पी एन इज एन इंटू एच अपॉन टू पाई आर एन। सो एन इंटू एच अपॉन टू पाई आर एन मल्टीप्लाइड बाय ये है जो है nth नंबर के ऑर्बिट का रेडियस, सो दैट इज आर एन। आर एन अगर कैंसिल होता है, सो एल एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन टू पाई, विच इज एक्चुअली द बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट, है ना। सो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव माने, उसमें भी स्टैंडिंग वेव माने, और इस अजम्पशन को वैलिड अगर मान लेते हैं कि द लेंथ ऑफ ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, देन वी कैन अराइव एट द relation where angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, and thus बोर्स जो हाइपोथेसिस है, सॉरी जो डिब्रॉय का हाइपोथेसिस है, ये डिब्रॉय का हाइपोथेसिस बोर के पोस्टुलेट को वैलिड बना सकता है। चलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन की मैं बात करूं तो यहाँ शुरुआत होती है न्यूटन से। देखो, न्यूटन ने क्या माना था कि कोई जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, भाई भले ही वो वेलोसिटी कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो या फिर स्टेशनरी हो। लेकिन आइंस्टाइन ऐसे नहीं मानते। आइंस्टाइन मानते भैया आपका जो मास है विच इज नथिंग बट एनर्जी। इसीलिए तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का इक्वेशन भी उन्होंने दिया था ना। क्या कहता है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन बताता है कि किसी मास के पास कितनी एनर्जी होल्ड करके रख सकता है मास। तो अगर उस मास को अगर हम लाइट के स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मास ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर पर्टिकुलर मैटर। तो आइंस्टाइन के हिसाब से मास क्या है? एनर्जी है। और ये जो मास है ये कांस्टेंट नहीं होता है, इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस या फिर कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास है एम नॉट। अब एम नॉट मतलब मास ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट। सपोज द सेम पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, same particle is moving with velocity v, then then the mass of that particle in motion would be equal to its rest mass divided by under root of 1 minus v square upon c square। अब c क्या है? c is speed of light, हम जानते हैं speed of light। v क्या है? v तो उस पर्टिकुलर जो बॉडी है जो पार्टिकल है जिसका मास एम नॉट हमने लिया था उसकी स्पीड है। तो इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम इसको आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन में ढाल दे तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इस रिलेशन के हिसाब से द वैल्यू वुड बी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वुड बी माई आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन। अब अगर मैं फोटोन की बात करूं तो फोटोन के केस में हम क्या करते हैं? उसका रेस्ट मास जीरो मानते हैं, मतलब एम नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर फोटोन। और एक्चुअली E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये इक्वेशन लागू हो रहा है, किसे लागू हो रहा है? फोटोन को लागू हो रहा है। तो यहाँ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर कैसे आएगा अगर रेस्ट मास को जीरो मान लिया जाए? तो यहाँ पर देखिए जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन होता है आइंस्टाइन का, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, तो आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन है उसके रिलेटिविस्टिक इक्वेशन के हिसाब से E स्क्वेयर इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय द मास ऑफ दैट पार्टिकल इन मोशन मल्टीप्लाइड बाय c का स्क्वेयर, उसका होल स्क्वेयर प्लस मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वेयर एंड उसका होल स्क्वेयर। मतलब यहाँ पर जो एक्चुअल एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन है, दिस इज एक्चुअली द मास एनर्जी रिलेशन। अब इसे समझते हैं कि और कैसे लिखा जा सकता है। सो आई कैन राइट E स्क्वेयर इज इक्वल टू m इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय सी उसका होल स्क्वेयर प्लस एम नॉट का स्क्वेयर सी रेस टू द पावर 4। यहाँ पर ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये हो जाएगा मोमेंटम। सो आई कैन सिंपली राइट मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वेयर। सो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी सी का होल स्क्वेयर प्लस एम नॉट का स्क्वेयर इंटू सी रेस टू द पावर 4 एंड दिस इज द आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन। तो अगर देखिए मैं फोटोन की बात करूँ, फोटोन, तो फोटोन के केस में जो रेस्ट मास है वो क्या है? जीरो है। अगर रेस्ट मास जीरो मान लिया जाए तो एनर्जी का इक्वेशन क्या बचेगा? ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी सी का
whole square, which is nothing but E is equal to P into C and which is nothing but M into C का स्क्वायर. दिस इज द आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन ऐसे निकल कर आएगा. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन में रेस्ट मास जीरो होता है क्या? नहीं होता है. तो उसके लिए फिर एनर्जी इक्वेशन ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मास एनर्जी रिलेशन ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर इंटू सी रेस टू द पावर 4 एंड दिस इज द मास एनर्जी रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन. फिर वैसे ही आप किसी भी पार्टिकल के लिए मास एनर्जी रिलेशन को लिख सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो पार्ट हमने पढ़ा मास एनर्जी रिलेशन का, हमें बस इतना समझना है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज ओनली इफ द फोटोन इज इन मोशन, बिकॉज इफ इट इज इन रेस्ट वी कंसिडर फोटोन हैज जीरो मास. इफ देर इज जीरो मास हाउ कैन देर बी एन एनर्जी? To signify or to explain that concept, E is equal to mc square, this relativistic mass energy relation is, this relation comes into the picture. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. आई होप कि ये छोटी छोटी सारी चीज़ें थी आपको समझ में आ गई होंगी. लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक विच इज़ योर एटॉमिक न्यूक्लियस. ठीक है, चलो उसकी बात करते हैं. तो चलिए अभी हम नए टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं. क्या है टॉपिक? एटॉमिक न्यूक्लियस. हम जानते हैं भैया कोई भी जो एटम मिलकर बना होता है वो बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ. उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं और सेंटर में कौन होता है? सेंटर में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, ठीक है, तो प्रोटॉन वो पार्टिकल है जिन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है. इनका जो मास होता है प्रोटॉन का मास, इट इज अराउंड 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर न्यूट्रॉन की बात करें, सो न्यूट्रॉन कैसे है? दे हैव नो चार्ज, नो चार्ज. और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन. तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं भैया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट इन रियलिटी मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, इतना याद रखना. और हमने जैसे कि कहा कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है. और एटम की बात करें तो एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो सेम होता है. ओनली थिंग इज प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव है, जिस कारण कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस जिसके अंदर कौन है भैया? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, इतना आप याद रखिए. चलिए अब न्यूक्लियस से जुड़े कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उन्हें समझ लेते हैं. सबसे पहले एटम के एटॉमिक नंबर की मैं बात करता हूं. एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम हैज. और याद रखना एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं. मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम फॉर एन एटम. देन एंड ओनली देन the atom will be electrically neutral. So I can say if atomic number is given by Z for any atom, then Z is equal to number of electrons. Z is equal to number of electrons, which is in turn equal to number of protons, which is in turn equal to number of protons in the nucleus. ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक नंबर. फिर हम बात करेंगे सेकंड इज एटॉमिक मास नंबर की. एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? दिस इज द इंडिकेटर और इट स्पेसिफिकली सेज अबाउट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स. अब सवाल यह है कि न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, अगर किसी एटम में सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उनके एडिशन आप कर दो तो आपको मिलेगा एटॉमिक मास नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं हेलियम, तो हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और उसका एटॉमिक मास नंबर हम लेते हैं 4. तो इसका मतलब है इस 4 में 2 प्रोटॉन्स है
और 2 क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। सो यही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनता है हमारा, न्यूक्लियॉन्स बनता है। तो इस तरीके से कोई भी एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसका केमिकल नेम है एक्स, तो एक्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर दैट इज जेड एंड एटॉमिक मास नंबर दैट इज ए। ए इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। जेड इज ओनली द नंबर गिवन बाय प्रोटॉन। अगर आपको कोई पूछे कि भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करके दिखाइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन केस ऑफ एन एटम, तो आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द गिवन एटम, ठीक है। आई होप कि इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और एक चीज याद रखना, किसी भी एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर एटम की केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलते जाएंगे एटम की या फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती जाएगी, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद ना कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले टर्म हमें समझनी है आइसोटोप। आइसोटोप्स, ठीक है। अब आइसोटोप्स में ना पी को आप ध्यान से समझना, पी। अब इस पी से हम कुछ रिलेशन निकालेंगे। आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं, वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब Z सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास नंबर कैसे होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका एटॉमिक मास नंबर भी 1 होता है। फिर हाइड्रोजन का एक सेकंड रूप हमें देखने को मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर तो है 1 लेकिन एटॉमिक मास नंबर है 2। देन हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1 बट एटॉमिक मास नंबर 3। तो ये जो है H2, ये वाला H2 या फिर H12, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटेरियम, दिस इज H13, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिटियम। इन अ सिमिलर फैशन अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन C610, अब 6 क्या है कार्बन में, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड 10 इज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, विच इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं भैया C610 में 6 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 4 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो 6 + 4 is 10। नाउ we have got another carbon which is C611, then C612, then C613 and similarly C614। तो इस तरीके से ये सारे जो कार्बन के एटम्स है दे आर बेसिकली आइसोटोप, और आइसोटोप होने के कारण इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। याद रखना आइसोटोप्स के केस में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल properties and they have different physical properties, इसे हमें याद रखना है। अब ये जो सारे आइसोटोप्स है ना अलग अलग एलिमेंट के लिए, ये नेचर में अलग अलग प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और इनके प्रोपोर्शन से तय होता है कि ये जो पर्टिकुलर एटम होगा या सॉरी ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसका एवरेज मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो एटॉमिक मास हम बोलते हैं ना एवरेज मास, तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एवरेज मास की वैल्यू हम एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, लेकिन वो आई कहाँ से, क्योंकि नेचर में तो हर एक तरीके का अपना अपना आइसोटोप है। तो समझते हैं जो एवरेज मास है उसे हम वेटेड एवरेज मास कहते हैं और वो आइसोटोप से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे नियॉन का। मान लीजिए मेरे पास एक नियॉन एटम है और ये जो नियॉन एटम है वो अलग अलग आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 एंड एटॉमिक मास नंबर है मान लीजिए 20, तो ये एक आइसोटोप हुआ। फिर नियॉन का 10 एंड 21 वाला एक आइसोटोप है एंड नियॉन का 10 एंड 22 वाला दूसरा आइसोटोप है। ये जो नियॉन 1020 है ना इसका नेचर में परसेंटेज आपको मिलेगा नियरली 90.5%। जो नियॉन 1021 है दिस यू विल बी गेटिंग अराउंड 0.27% इन नेचर, और जो नियॉन 1022 है ये जो आइसोटोप है दिस इज फाउंड टू बी अराउंड 9.2% इन द नेचर। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नियॉन 1021 वाला जो है उसे निग्लेक्ट कर लेंगे। नियॉन 1020 जो है इसे मैं 90% मान लेता हूँ और 1022 को 10% मान लेता हूँ। तो हम मानेंगे कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल अमाउंट ऑफ नियॉन प्रेजेंट इन द यूनिवर्स फॉर अस ऑन अर्थ, लेट्स से दैट नियॉन का 20 एटॉमिक मास वाला इज 90% एंड 22 एटॉमिक मास वाला 10%। तो इसका मैं रेशियो ले सकता हूँ 9:1
1, 9:1 का ये क्या है, रेशो है। तो जो वेटेड एवरेज होता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेटेड एवरेज, सो वेटेड एवरेज फॉर नियॉन would be equal to the proportion in which it is present. So कितना proportion है, 9 out of 10, so 9 multiplied by उसका atomic mass कितना है, 20, so 9 into 20 plus जो नियॉन का सेकंड आइसोटोप है इट इज 1, 9:10 के प्रोपोर्शन, 9:1 के प्रोपोर्शन में 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय क्या बचता है हमारे पास, टोटल प्रोपोर्शन दैट इज 9 + 1 दैट इज 10, सो 9 into 20 इज 180 plus 22 divided by 10. So this would be 202 divided by 10 and our answer would be 20.2. So जो average atomic mass है it comes out to be 20.2. Now real में ये होता है 20.18 है, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए इसको 20.2 कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि नेचर में जितने आइसोटोप्स होते हैं उन आइसोटोप से ही हम एवरेज मास या एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आइसोटोप में पी के नीचे ऐसा डॉट करके रखा है ताकि हमें समझ में आए, कोई अगर पूछे व्हाट इज आइसोटोप तो आपको बोलना है द एलिमेंट इन विच atomic number is same and atomic number is obtained by considering the number of protons inside the nucleus. so atoms के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या सेम होगी, प्रोटॉन्स की संख्या सेम है मतलब एटॉमिक नंबर क्या हुआ, सेम हुआ। सो द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप। आइसोटोप हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए आइसोटोप्स के बाद अब हम समझते हैं आइसोबार्स को। ठीक है, चलो बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स, अब यहाँ पर ए पर ध्यान देना, आइसोबार में ए से हम कहेंगे दीज आर दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास नंबर। सो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, उनमें सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन दैट वुड बी सेम। आइसोबार के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ आइसोबार का तो बेस्ट एग्जांपल होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 3 एंड हेलियम 2 3 का। अब देखो दोनों केस में यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है क्या, नहीं है। दोनों ही केस में एटॉमिक मास नंबर कितना है, 3 है, तो यह क्या हुआ, आइसोबार हुआ। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो हम ले सकते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम में 20 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास नंबर कितना है, 40। और आर्गन की अगर बात करूँ तो एटॉमिक नंबर इज 18 बट एटॉमिक मास नंबर इज लेट्स से 40। तो यहाँ पर कैल्शियम और आर्गन जो है और हाइड्रोजन और हीलियम के ये जो टिपिकल मैंने एलिमेंट्स लिए हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज आइसोबार। ठीक है, चलो इतना याद रखना। नाउ आइसोबार के बाद हम बात करेंगे आइसोटोन्स की। किसकी, आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स में n इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटोन्स वो एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर वो सेम रहेंगे। सो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और यहां पर याद रखना न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड किया जाता है, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दिस इज एन। तो ये जो रिलेशन आएगा ये सेम आएगा। ठीक है, a माइनस जेड अगर आप करोगे तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन 1 3 एंड हीलियम 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के केस में ये जो एटॉमिक मास नंबर है विच इज 3, इसमें एक तो प्रोटॉन है तो दो क्या हुए, न्यूट्रॉन हुए।
हीलियम के केस में देखिए एटॉमिक मास नंबर इज 4, जिसमें से 2 प्रोटॉन है तो 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। इन बोथ द केसेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, 3 minus 1 is 2, 4 minus 2 is 2, and in this case we can say that these particular two elements are isotones। उसका और एक अच्छा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 17 एंड एटॉमिक मास नंबर इज लेट्स से 37, और उसके अगेंस्ट जो पोटेशियम होता है के, उसका एटॉमिक नंबर इज 19 एंड लेट्स से इट हैज़ गॉट एटॉमिक मास नंबर एज 39। तो हम देख पा रहे हैं क्लोरीन के केस में 37 minus 17 is again 20, 20 is the number of neutron, and in case of potassium also 39 minus 19, so that is also 20। So in both the case number of neutrons are same and that's why they are called as isotones। वन मार्कर क्वेश्चन अगर आ गया तो हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एटम के न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके मास की बात करते हैं। देखिए नॉर्मली हम मैटर का मास जब मेजर करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ केजी मेजर करते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल इतने टाइनी और इतना उनका छोटा मास होता है कि केजी सीम्स टू बी अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, तो उसके बजाय हम एक नया यूनिट लेकर आते हैं टू मेजर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का मास, एंड दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1 AMU क्या होता है, इट इज द 1/12 मास ऑफ C612 कार्बन एटम। तो कार्बन का जो C612 आइसोटोप है उसका 1/12 मास कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट 1 डाल्टन, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1U के साथ। तो डाल्टन के लिए हम U लेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना 1 डाल्टन को हम चाहे तो केजी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 डाल्टन को अगर मैं केजी में रिप्रेजेंट करता हूं तो इट बिकम्स 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। This is 1 Dalton, and in terms of energy upon speed of light का square it is 931.5 mega electron volt upon c square। What is c here? c is speed of light। Please do remember c क्या है हमारे लिए, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे हम इसका जो डीप सिग्निफिकेंस है वो ध्यान में आएगा, पहले हम एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। चलो अब हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जनरली इलेक्ट्रॉन के मास को हम m सफिक्स e से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किलोग्राम के टर्म में बात करूं, किलोग्राम, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। डाल्टन के टर्म्स में बात करें अगर तो इन टर्म्स ऑफ U मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.00055 डाल्टन। ठीक है, और अगर मैं एनर्जी पर स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में बात करूं देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से याद रखना। फिर इलेक्ट्रॉन के बाद हम बात करेंगे प्रोटॉन की। चलेगा, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर हम मास ऑफ प्रोटॉन को m सफिक्स p से रिप्रेजेंट करेंगे। केजी की अगर मैं बात करूँ किलोग्राम के टर्म में तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, इट इज गिवन एज 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, डाल्टन के टर्म में अगर बात करें तो इट इज 1.007825 डाल्टन, एंड इन टर्म्स ऑफ energy per square of speed of light it is given as 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c का स्क्वायर। ये हो गया प्रोटॉन। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। ठीक है, सो न्यूट्रॉन के मास को मैं m सफिक्स n लिख रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ केजी इट इज 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। देन अगर डाल्टन के टर्म में बात करें तो इट इज 1.008665 डाल्टन, और अगर एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के टर्म में बात करें सो इट इज 939.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ठीक है,
इतना आपको याद रखना है। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा जब हम बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्यू क्यू वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेडियो एक्टिव डिकेज में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का उस पर थोड़ा सा आएंगे। न्यूक्लियस की रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसे समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। उसके पहले हम सबसे पहले बात करेंगे साइज ऑफ एटम की। देखिए, एटम की साइज किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना बड़ा ऑर्बिट बनेगा, और जितना बड़ा ऑर्बिट बनेगा तो ऑर्बिट की रेडियस बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली साइज ऑफ एटम भी बढ़ते जाएगा। सो हम कहेंगे साइज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्जर वुड बी द साइज ऑफ एटम। लेकिन साइज ऑफ अगर न्यूक्लियस की बात करें, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस किस चीज पर डिपेंड करता है? वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करेगा, है ना। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक मास नंबर। तो याद रखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए हम न्यूक्लियस की रेडियस का सहारा ले सकते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कैन बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट न्यूक्लियस विच इज 4/3 पाई आर एक्स का क्यूब। अब व्हाट इज आर एक्स? आर एक्स किसी भी एक्स नाम के एलिमेंट का रेडियस है ना, उसके न्यूक्लियस का रेडियस। तो आर एक्स इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स। कोई भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के रेडियस का क्यूब। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। तो यहां पर हम कह सकते हैं भैया कि आर एक्स का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि 4/3 इंटू पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, ये चीजें तो नहीं बदलेगी। मतलब आर एक्स का क्यूब जो है वो किसी भी पर्टिकुलर उस मटेरियल के एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड होगा। सो आई एम सिंपली राइटिंग आर एक्स क्यूब इज इक्वल टू आर एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर, एंड thus I can write आर एक्स is again directly proportional to a raised to the power 1/3. Taking cube root on both side हमें ये relation मिलेगा, and finally I am writing Rx is equal to some constant of proportionality which is given by R naught multiplied by a raised to the power 1/3, and this shows how you can find the radius of any given atom का nucleus from its atomic mass number. ये जो R0 है, R0 is my constant, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, कैसे आया मीटर? तो देखिए, आर एक्स इज रेडियस जो मीटर में होगी, ए जो है वो एटॉमिक मास नंबर है, तो बेसिकली ये जो हमारा कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू है इट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर याद रखना, एटम की साइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियस की साइज डिपेंड करती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताने के लिए हम एटॉमिक मास नंबर का यूज करते हैं, और वहां पर हम बोल सकते हैं द साइज ऑफ एनी न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास नंबर। साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए हम स्पेसिफिकली उसके रेडियस को रेफरेंस मानेंगे, एंड दस रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, एंड दस द रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू द पावर 1/3, दैट इज एटॉमिक मास नंबर का रेस टू द पावर 1/3 और क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। एंड फ्रॉम वी कैन से दैट आर नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 meter, and thereby we can use this relation to find the radius of any nucleus for the given atom if we know its atomic mass number. ठीक है, थर्ड इज न्यूक्लियर डेंसिटी। अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर डेंसिटी समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर डेंसिटी को अगर मैं रो से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या होगा? कोई भी डेंसिटी जो वॉल्यूम डेंसिटी होती है, इट इज द मास अपॉन वॉल्यूम। सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ nucleus divided by volume of nucleus, volume of nucleus। अब मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे फाइंड करोगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल, ये अगर मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर सर्टन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड सर्टन नंबर ऑफ, मान लीजिए, प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का टोटल मास जो होता है इट इज द समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम जानते हैं भैया मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम एक
पर न्यूक्लियन एवरेज मास कंसिडर करके चल सकते हैं। अब कोई अगर पर्टिकुलर मेरे पास न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर है ए, तो ए हमें बताता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और हर एक अगर न्यूक्लियन का मैं मास ले लूँ m is the mass of each nucleon, average mass of each nucleon, then a into m will be the nucleus का mass, will be nuclear mass। ठीक है, atomic mass number is total number of nucleon multiplied by mass of each nucleon, and this is my nuclear mass, so I can simply write rho is equal to a into m divided by volume of nucleus। क्या होता है, volume is your 4/3 pi r x का cube, x is whichever atom we are talking about। now we know that rho is equal to a और m तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ divided by 4/3 pi। now rx का क्यूब को मैं लिख सकता हूँ r नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो देखो इसका हो जाएगा वो क्यूब, तो हमारे पास क्या बचता है, रो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू एम डिवाइडेड बाय 4 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। कैसे, क्योंकि ये जो क्यूब है 1/3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल कर देगा, ए बचता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एटॉमिक मास यूनिट जो है इसे कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी एटॉमिक मास नंबर जो है इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसको कैंसिल कर दिया तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज rho is equal to 3 times of m, that is mass of a न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास डिवाइडेड बाय 4 पाई आर नॉट का क्यूब। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी। अगर अगर हम इसे अच्छे से ध्यान दें इसको, तो 3 कांस्टेंट वैल्यू है, m इज मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ये भी कांस्टेंट ले सकते हैं। देन 4 और पाई ये सारी चीजें कांस्टेंट है। आर नॉट की वैल्यू तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखी थी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इन सारी वैल्यूज को अगर पुट कर दिया जाए तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट न्यूक्लियर डेंसिटी, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द वैल्यूज दिस कम्स आउट टू बी 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, एंड दिस इज अ ह्यूज वैल्यू। मतलब कोई भी जो न्यूक्लियस होगा उसके लिए, कोई भी न्यूक्लियस रहने दीजिए, हर न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहेगी, दैट इज 2.3 इंटू 10⁻7, क्योंकि न्यूक्लियस कोई रहे उसमें कितने भी नंबर ऑफ चाहे प्रोटॉन्स हो चाहे न्यूट्रॉन्स हो, जो स्पेस होगा उस पर्टिकुलर न्यूक्लियन द्वारा ऑक्यूपाई किया जाने वाला वो स्पेस तो हर किसी में सेम ही होने वाला है, इसलिए न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम इन द केस ऑफ ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बट जो हमारी नॉर्मल जो डेंसिटी होती है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम, सो ऑस्मियम की डेंसिटी नॉन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा है। वो कितनी है, इट इज़ इक्वल टू अराउंड 2.259 इंटू 10⁻4 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है। ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 22,590 kg पर मीटर क्यूब। अगर यही बात जो कंपैरिजन के लिए ले ले आयरन की, तो आयरन की डेंसिटी होती है 8,750 kg पर मीटर क्यूब, 8,750 kg पर मीटर क्यूब। अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम लोग, ठीक है, तो आयरन से भी काफ़ी ज़्यादा किसकी डेंसिटी है, ऑस्मियम की डेंसिटी है मटेरियल लेवल पर, लेकिन इस डेंसिटी से कई ज़्यादा गुना बड़ी कौन है, रो, दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी है। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें समझते हैं।